गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदी। ठीक है, लेवल 2 2022 का क्वेश्चन पेपर है। सीडीपी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट मूव टू लैंग्वेज 1 हिंदी। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। बेसिकली आपको ये क्या करना है, पढ़ना है। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। काहे को रोकत मारक सूझो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझाने की कोशिश की है कि तुम किस बात के लिए सही मार्ग पर चलने से रुकते हो। ठीक है, काहे को रोकत मारक सूझो मतलब सही मार्ग पर चलने के लिए किस बात से रुके हुए हो। सुनो मधुप निर्गुण कंटक में राजपथ क्यों रूंधो। हे मधुप, मधुप कौन है यहाँ पे? एक या तो कोई डियर वन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, या फिर किसी फ्रेंड का नाम हो। तुम निर्गुण, निर्गुण मतलब जो गुणहीन हो, और कांटों से भरे रास्ते से राजपथ यानी कि सबसे अच्छे मार्ग क्यों बनाते हो। क्या तुम सिखे पठाए कुब्जा कह कई श्यामन जू दो। यहाँ पे बोला गया है क्या तुमने कितनी ही बातें पढ़ी सुनी और समझी हैं, फिर भी तुम उलझन में क्यों उलझे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो जो तिन जो कहूं धो। वेद पुराण और स्मृति, ठीक है, ये तो तुमने ढूंढ लिए लेकिन कहीं भी तुमको समाधान नहीं मिल पाया। ताको कहा परखो कीजिए जानत छाछ न दूध हो। कहाँ से जांचोगे जब तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि छाछ और दूध में क्या फर्क है। सूर मूर अक्रूर गैले ब्याज निवेरत ऊधो। अज्ञानी लोग जो होते हैं वो मूर्खतापूर्ण अपने कष्ट को क्या करते हैं, उठाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉफिट या लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है कि जीवन में जो सही मार्ग है उसको क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन लोग बेवकूफी की वजह से और खुद के एक ईगो की वजह से क्या करते हैं, खुद को ही परेशान करते रहते हैं। हम लोग वेद पुराण तो पढ़ लेते हैं लेकिन आत्मा और मतलब गलत और सही जो है उसमें हमको फर्क करना नहीं आता। क्लियर, हम जो बेसिक बातें होती हैं उनको भी नहीं समझ पाते और हम खुद को ही क्या करते हैं, परेशान करते रहते हैं। ठीक है, एक बार वापस इसका मीनिंग जल्दी से देख लेते हैं। पहली लाइन का मीनिंग है कि तुम किस बात पे सही मार्ग पे चलने के लिए अपने आप को रोक रहे हो। दूसरी लाइन का मीनिंग है कि मधुप जो है वो किसी को एड्रेस किया गया है। ठीक है, कि तुम गुणहीन और कांटों से भरे रास्ते से राजपथ जो है उसको क्यों बना रहे हो। तीसरी लाइन का मीनिंग है कि तुमने कितनी भी बातें पढ़ी सुनी, कितनी भी बातें समझी, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, उलझन में पड़े हुए हो। वेद पुराण पढ़ लिए, स्मृति पढ़ ली, कुछ भी ढूंढ लिया, लेकिन सही समाधान हमें नहीं मिला। फिफ्थ लाइन का मीनिंग है कहां से जब ये बात जानोगे जब हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि छाछ और दूध में क्या डिफरेंस है। सिक्स लाइन का मीनिंग है कि अज्ञानी लोग जो होते हैं यानी कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो अपने कष्ट उठाते रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमें आगे करना क्या है। नेक्स्ट है गोपियों ने राजपंथ किसे कहा है। तो जो गोपियां हैं उन्होंने राजपंथ कहा है सगुणोपासना को। ठीक है, सगुणोपासना क्या होता है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और निर्गुणोपासना क्या होता है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो जो गोपियां हैं उन्होंने राजपंथ को सगुणोपासना कहा है क्योंकि वो भगवान कृष्ण जो हैं उनकी सगुण भक्ति जो है उसमें ये लीन थे। और ये लोग कहते थे कि जो भगवान कृष्ण है उसके लिए अगर आप मूर्ति पूजा करते हो, सगुण रूप में उनको मानते हो, तो वही एक सबसे अच्छा मार्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूफी संत आप जानते ही हो, जो आजकल चिश्ती समुदाय सूफी संत जो होते हैं। नेक्स्ट है सुनो मधुप निर्गुण कंटक है राजपंथ क्यों रूंधो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है और विभावना अलंकार है। तो यहाँ पे जो है वो आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में अगर आप ढंग से इस मीनिंग को निकालेंगे, सुनो मधुप निर्गुण कंटक में राजपंथ क्यों रूंधो। रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहां पे उपमेय और उपमान इन दोनों में ही क्या होता है, कोई भी भेद नहीं होता है। जहां उपमेय और उपमान में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि उसको एक ही हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो निर्गुण है ना, निर्गुण क्या होता है, निराकार। ठीक है, और जो कंटक है वो यहाँ है कांटा। तो निर्गुण जो है उसको कांटे के रूप में बताया गया है, यानी कि निर्गुण को क्या है, एक रूप से कांटे का ही रूप जो है वो दे दिया गया है। और कांटा क्या करता है, मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पे जो उपमेय है, उपमेय क्या है यहाँ पे, निर्गुण। उपमेय क्या है यहाँ पे, निर्गुण। ठीक है, और उपमान क्या है यहाँ पे, कंटक। उपमेय क्या है, निर्गुण, उपमान क्या है, कंटक।
तो जो उपमान है उसको उपमेय में ही क्या कर दिया, थोप दिया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान जो होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उनको एक ही मान लिया जाता है। निर्गुण यहाँ पे क्या है, उपमेय है, और कंटक यहाँ पे उपमान है। ठीक है, तो उपमान को उपमेय में आरोपित किया गया है, इसलिए इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। निर्गुण क्या है, निर्गुण जो होता है वो बिना गुण का होता है, यानी कि उसको कांटे का ही रूप जो है वो दे दिया गया है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है। तो जो ऊपर लाइन दी गई हैं उनमें कुब्जा के प्रति जो भाव है गोपियों का वो कैसा है, असूया। कैसा भाव है, असूया भाव है। इसमें क्या है कि जो असूया भाव होता है वो होता है ईर्ष्या। जो हम दूसरे को, जब हम दूसरे की सक्सेस देखते हैं तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, असूया कहते हैं। जो गोपियां थी वो क्या करती थी, भगवान कृष्ण से प्यार करती थी। ठीक है, और जब वो भगवान कृष्ण से प्यार करती थी तो जो कुब्जा है उनके लिए उनके अंदर क्या हुआ था, एक ईर्ष्या का भाव जो है वो जनरेट कर दिया था। ठीक है, तो घृणा जो होती है वही यहाँ पे क्या होती है, आपकी असूया। घृणा, सॉरी घृणा नहीं, जो आपका एक ईर्ष्या जो भावना आती है जब हम किसी से चिढ़ते हैं वो होता है यहाँ पे असूया। ठीक है, क्योंकि जो कुब्जा है उनको क्या हुआ था, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला था जिससे गोपियां जो है वो चिढ़ गई थी। घृणा क्या होता है, जब हम किसी से नफरत करते हैं। उपेक्षा, किसी को भी इग्नोर करना। तिरस्कार, किसी को भी इंसल्ट करना। नेक्स्ट है, गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है। तो गोपियों से जो ब्याज है वो कौन वसूल रहा है, उद्धव। उद्धव जो है वो गोपियों से ब्याज वसूलने का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें गोपियां और उद्धव के बीच एक संवाद हुआ था जिसमें जो गोपियां होती हैं वो क्या करती हैं, उद्धव पर कमेंट मारती हैं। ठीक है, जो गोपियां होती हैं वो उद्धव को क्या बोलती हैं, बड़भागी बोलती हैं। क्यों, क्योंकि वो उद्धव जो थे वो कृष्ण भगवान के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए थे। तो यहाँ पे जो ब्याज वसूलना है वो क्या है कि प्यार के बदले में कुछ हासिल करना। ठीक है, तो वो चीज जो है वो उद्धव नहीं कर पाए थे, यानी कि बेसिकली जो उद्धव थे वो प्यार जो है भगवान कृष्ण के प्रति उसको नहीं समझ पाए थे। और यहीं पे जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं, उनको कमेंट मारती हैं और क्या कहती हैं, बड़भागी। ठीक है, तो जो गोपियां थी ना वो एक निस्वार्थ भक्ति के रूप में क्या करती थी, भगवान कृष्ण को देख रही थी। तो यहाँ पे जो ब्याज वसूलना है उसका मीनिंग क्या है कि कौन प्यार की गहराई जो है उसको समझ रहा है या उनसे कुछ लाभ उठा रहा है। क्लियर, तो यहाँ क्या है, उद्धव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है। वेद और पुराण में निर्गुण मार्ग का उल्लेख नहीं है। निर्गुण पंथ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है। निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। निर्गुण पंथ उद्धव और कुंजा को पसंद है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो निर्गुण पंथ है वो कृष्ण प्रेम से गोपियों को क्या करता है, विमुख करता है। मैं वापस बोल रही हूँ, इस पोयम में जो गोपियां थी ना वो कृष्ण भगवान की सगुण उपासक थी और उनके प्रति उनका एक अनन्य एक रिस्पेक्ट था, एक बहुत ज्यादा जो प्रेम होता है वो था। निर्गुण मार्ग क्या होता है, इसमें भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है। तो जो गोपियां थी वो सगुण रूप में क्या करती थी, कृष्ण भगवान का जो प्रेम था उसको समझने की कोशिश करती थी। और जो निर्गुण मार्ग होता है वो क्या करता है, भगवान से उनको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्हें निर्गुण मार्ग पसंद नहीं था। तो जो उद्धव थे, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था उद्धव क्या करते थे, निर्गुण मार्ग का उपदेश देते थे, इसीलिए उन गोपियों जो थी उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि गोपियों के अकॉर्डिंग अगर वो निर्गुण रूप की पूजा करेंगी तो वो कृष्ण भगवान से दूर हो जाएंगी। और उद्धव क्या करते थे, निर्गुण मार्ग का रास्ता दिखाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, निर्गुण पंथ जो है वो कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। वैज्ञानिक चेतना का विकास, भाषिक तत्वों का ज्ञान, भाषा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति, वचन कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मातृभाषा शिक्षण यानी कि बच्चे की जो मदर टंग होती है, तो ऑब्वियसली जब हम मदर टंग बोलते हैं तो हमें भाषिक तत्वों का ज्ञान होता है। जब हम हिंदी बोलते हैं या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हम अपने भाव और विचारों को, जब भी हमको गुस्सा आता है ना या हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप ही मदर टंग निकलती है। हमें वचन का ज्ञान होता है, लिंग का ज्ञान होता है, तो बेसिकली हमें छोटी मोटी जो व्याकरण होती है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल
करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा से कभी भी साइंटिफिक जो कॉन्शियसनेस होती है, साइंटिफिक नॉलेज जो होती है, वो डेवलप नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डॉल्टन और नाउम चॉम्स्की। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डॉल्टन ये तीनों तो क्या है? मातृभाषा शिक्षण की पद्धति है। लेकिन जो चॉम्स्की पद्धति है ये मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। क्लियर? मॉन्टेसरी मेथड क्या था? जिसमें बच्चा फ्री होकर और अपनी ही गति से सीखने की कोशिश करता है। इसमें हम मातृभाषा यानी कि मदर टंग को यूज करते हैं। डॉल्टन मेथड जो होता है इसमें भी बच्चा अपनी गति से सीखता है, लेकिन इसमें टीचर जो होता है वो क्या होता है? एज ए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। जबकि जो नाउम चॉम्स्की हैं उन्होंने एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी जिसे हम एलईडी बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि हर बच्चे के अंदर या हर मनुष्य के अंदर भाषा सीखने की क्या होती है? एक जन्मजात क्षमता होती है। क्लियर? तो ये जो मेथड है वो मातृभाषा शिक्षण पद्धति का नहीं है। क्लियर? ये एक थ्योरी है ना कि पद्धति है। और अगर किंडरगार्टन पद्धति की बात करें तो किंडरगार्टन जिसमें बच्चा खेल खेल के माध्यम से क्या करता है? सीखने की कोशिश करता है। और इसमें भी जो मातृभाषा है उसके ऊपर जोर दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण कराते समय छात्रों के शब्द भंडार में जो वृद्धि होती है वो पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? तो गद्य शिक्षण जब आप कराते हो तो छात्रों के जो शब्द भंडार है उसमें जो वृद्धि होती है वो कब होती है? जब बच्चा आत्मीकरण करता है। आत्मीकरण में क्या होता है? बच्चा खुद से चीजों को क्या है? सीखने की कोशिश करता है। खुद से धीरे धीरे वो अपने मतलब चीजों को समझने की कोशिश करता है और उसमें बच्चे के अंदर अपने आप ही शब्द भंडार जो है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम कहते हैं कि जो गद्य शिक्षण होता है वो करते समय अगर छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के टाइम पे ही क्या होता है? बच्चे के डिक्शनरी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे नए शब्दों को ग्रेस्प करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे नए शब्दों को सीखना शुरू करेगा, उनका मीनिंग वो समझने लगता है और धीरे धीरे अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें उनको ये यूज करने लग जाता है। जो वाचन मुद्रा होती है ये पढ़ना होता है। जब भी आप किसी चीज को रीड आउट करते हो तो इसका शब्द भंडार से कोई लेना देना नहीं है। विचार निर्माण जब हम अपने ब्रेन में या अपने मस्तिष्क में विचारों को क्या करते हैं? विकसित करने लग जाते हैं, तो ये डायरेक्ट शब्द भंडार पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम इसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल इनिशिएटिव। मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को करने के लिए क्या होते हो? उत्सुक होते हो, दैट इज योर उत्प्रेरणात्मक उपक्रम। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आत्मीकरण जो होता है उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे अपने नेचर में उन चीजों को यूज करने लग जाता है। डेली बेसिस पे जब आप किसी चीज को यूज करते हो। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बोली कौन सी नहीं है? अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्लियर? पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां होती हैं वो एक तो कौरवी होती है, ब्रजभाषा होती है, बुंदेली होती है, एक अगर हम बात करें तो कन्नौजी होती है और एक होती है आपकी हरियाणवी। ठीक है? ये कैसी होती है? आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली होती है। क्लियर? लेकिन जो अवधी होती है वो आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी, जिसका निर्माण किससे हुआ है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश। ठीक है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी है, जिसका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अपादान लक्षणा है? तो अपादान लक्षणा लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया, वह पढ़ने में बहुत कुशल है, मुख चंद्र है, तुम्हारे मुख से मूर्खता झलकती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपादान लक्षणा होती क्या है। उपादान लक्षणा का मतलब होता है जहां पे अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर हम किसी और अन्य अर्थ जो है उसका बोध कराने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य अर्थ छोड़ दिया तो वो सेंटेंस से ही निकल जाएगा, वो भी उसमें इंटैक्ट रहता है। मतलब मुख्य अर्थ और अन्य अर्थ दोनों सेंटेंस में रहते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ सेकेंडरी हो जाता है और अन्य अर्थ जो है वो फर्स्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया। तो जो लाल पगड़ी है उसमें
सिर्फ लाल पगड़ी नहीं है, लाल पगड़ी कैसे चलेगी, लाल पगड़ी के पैर थोड़ी है, लाल पगड़ी किसी इंसान ने पहनी हुई है, ठीक है, किसी इंसान ने उसको होल्ड किया हुआ है। तो उसके आने पे कोई और इंसान है, वो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 क्या होता है, ये यहाँ पे एक मुहावरे का काम कर रहा है, जिसका मीनिंग क्या है, भाग जाना। क्लियर। तो यहाँ पे लक्ष्य के साथ साथ जो वाच्य अर्थ है उसका भी ग्रहण यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर। लाल पगड़ी क्या है, कोई इंसान है, जो वो आया तो एक इंसान जो है वो 9-2-11 हो गया, मतलब कोई किसी से यहाँ डर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य अर्थ को छोड़ करके हमने दूसरे कोई अर्थ जो है उसका बोध करा दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुख चंद्र, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के समान डायरेक्ट बताते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो यहाँ पे मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे वाक्य में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, विशेषोक्ति, असंगति और विभावना। तो यहाँ जो अलंकार है वो है आपका विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, जहां पे कोई चीज नहीं भी हो रही है, मतलब कोई कारण नहीं है, लेकिन कार्य जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए, यानी कि कार्य जो है वो कंटिन्यूअस होता रहे। जैसे शून्य भित्ति पर चित्र, बिना दीवार के, बिना रंग के और बिना शरीर के, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, यानी कि खाली दीवार है, बिल्कुल खाली वॉल है, उस पर बिना रंग बिना शरीर के भी चित्र बनाने का कार्य जो है वो हो रहा है। तो कोई चीज नहीं है तब भी वो काम कंटिन्यूअस हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभावना अलंकार। जैसे हमने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो है ना बिगपन, मतलब मोती मानुष चून वाला जो है, तो वो जो है उसमें भी आपका विभावना ही अलंकार होता है, जहां पे बिना किसी कारण के कोई कार्य जो है उसका होना पाया जाता है। नेक्स्ट है सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जनी के अभि अग्रस्तन बरसो। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, ग्राम्यत्व, निरखरत्व, अपुष्टत्व एंड श्रुति कटुत्व। तो यहाँ जो काव्य दोष होगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो जो श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है वो तब होता है जब किसी भी पोयम में या किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ण आते हैं जो सुनने में या तो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, या फिर उनसे क्या होता है, किसी भी काव्य का एक जो मधुरता होती है ना, एक लय जो होती है, वो वहां पे भंग होती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, व्यग्र उदग्र, ठीक है, जगत जनी, अग्रस्तन। अब इनको बोलने में क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा फंबल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, और ये सुनने में भी कैसे लगेंगे आपको, बहुत अजीब लगेंगे। तो उससे क्या होता है, काव्य की जो मधुरता होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे श्रुति कटुत्व मतलब सुनने में कठिन, निरखरत्व मतलब जिनका कोई अर्थ ही ना हो। क्लियर। नेक्स्ट है अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ जो काव्य पंक्ति है उसमें जिस छंद की बात की गई है दैट इज बरवे। बरवे जो होता है उसे हम बोलते हैं 12 और 7 की इसमें मात्राएं होती हैं। क्लियर। बरवे कैसा होता है, बरवे आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसका पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें तो होती है 12-12 मात्राएं, और दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें होती है 7-7 मात्राएं। क्लियर। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने अपनी रचनाएं जो है उनमें बरवे रामायण जो है उसकी जो रचना की है वो बरवे से ही की है। क्लियर। जो बेसिकली भगवान राम की कथा पर आधारित है। तो यहाँ क्या होगा, 12 और 7 जो है उनकी लाइनें यहाँ पर होती हैं। पहली और दूसरी लाइन में क्या होगा, पहली और तीसरी लाइन में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी लाइन जो होती है उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी विभाव और अनुभाव। तो जो मनोगत भाव है उसको व्यक्त करने वाली जो भावनाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है। जिससे मन के जो भाव होते हैं उनको आप व्यक्त कर पाते हो। ठीक है। और इसमें जैसे भाव जो होते हैं ना ये उसके बाद उत्पन्न होगा, जैसे एक तो भाव होता है उसके बाद ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनुभाव। व्याकरण शब्द की सही उत्पत्ति है वी प्लस आ प्लस क्रय प्लस ल्यूट,
व्यय प्लस आ प्लस करण। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो व्याकरण शब्द है उसकी सही उत्पत्ति क्या है, इसमें वी तो उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है, क्रय और ल्युट इसमें जो है वो प्रत्यय होता है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है व्याकरण शब्द का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे तो वो होता है आपका किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है रे वर्ण है। रे जो है वो आपका कैसा वर्ण होता है, लुंठित वर्ण होता है। दूसरा जो रे वर्ण होता है ना, ये कैसा होगा, मूर्धन्य होता है, यानी कि रे का जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है, दांतों के पीछे, जहां से हम टे वर्ण जो है, टे वर्ग जो है उसका उच्चारण करते हैं, टेठन है, वही मूर्धन्य रे वर्ग का उच्चारण भी करता है। दांतों के पीछे का जो अपर पैलेट जो होता है ना, वहां से इसका उच्चारण होता है। दूसरा रे जो होता है वो अल्प प्राण होता है, यानी कि वायु की जो मात्रा होती है वो कम यूज होती है। रे सघोष होता है, जब भी आप रे बोलोगे तो गले में क्या होता है, हल्का सा कंपन होता है। और ये एक अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके, ये, रे, ले और वे। ठीक है, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये मूर्धन्य होता है, अल्प प्राण होता है, सघोष होता है और अंतस्थ होता है। नेक्स्ट, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसके लिए सटीक शब्द है वामपंथी, वाम मार्गी, सव्यसाची और कापालिक। तो जो सव्यसाची होता है उसे हम बोलते हैं जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है। बेसिकली सव्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से काम करने में क्या हो, एक्सपर्ट हो। जैसे अर्जुन जो थे उनको हम क्या बोलते थे, सव्यसाची बोलते थे। वामपंथी का मतलब जो राजनीतिक रूप से कैसा हो, वाम विचारधारा का समर्थक हो। वाम मार्गी जो तंत्र मंत्र से संबंधित मार्ग को फॉलो करता हो। कापालिक ये शैव संप्रदाय जो होते हैं वो खोपड़ी जो होती है ना उसका यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है, नाहर, कुंजर, केशरी, केहरी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कुंजर। कुंजर जो है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। नाहर, केशरी और केहरी ये तीनों ही शेर के पर्यायवाची हैं जिनका मीनिंग होता है शेर। क्लियर? जो कुंजर है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है त्रिचत्वारिशतमम शब्द का तद्भव रूप है 43, 33, 41 और 39। तो जो त्रिचत्वारिशतमम है वो एक क्या है, संस्कृत शब्द है और संस्कृत में भी ये कैसा शब्द है, तत्सम, जो संस्कृत से एज इट इज उठाए गए हैं। तो यहाँ इसका जो तद्भव रूप होता है उसे हम बोलते हैं 43। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो हिंदी में परिवर्तित होके, संस्कृत से उठाए गए शब्द जो हिंदी में परिवर्तित होके डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। इतनी सी जान गज भर की जबान, मुहावरे का तात्पर्य क्या है, नन्ही सी जान जब ज्यादा बोलेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, औकात से बाहर जाकर दावा करना। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, कम उम्र बुद्धि अधिक, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बोलना। कई छोटे बच्चे आपने देखा होगा जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो हमें यही तो बोलते हैं कि नन्ही सी जान है लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बोलना। नेक्स्ट है भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मात्र भाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा अर्जन असहज और अस्वाभाविक नहीं होता। सांस्कृतिक विभिन्नता जो होती है वो भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहली बात तो आपको ये पता हो जाना चाहिए जो भाषा अर्जन होता है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, हम नेचुरली इस चीज को, लैंग्वेज जो है उसको सीख जाते हैं, हमें कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उसको सीखना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम भाषा अधिगम की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो स्कूल में ही होती है। जैसे आपको फ्रेंच सीखनी है, आपको तमिल सीखनी है, आपको स्पेनिश सीखनी है, तो उसके लिए आपको अधिगम करना पड़ेगा। क्लियर? भाषा अर्जन में संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और कंसेप्ट्स का जो फॉर्मेशन है वो आप कब कर पाएंगे, जब आप एक मदर टंग जो है उसको यूज करके चीजों को लर्न करेंगे। भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। घर पे जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसी चीज को तो फॉलो करते हैं। तो शुरू में बच्चा क्या करता है, साउंड को इमिटेट करता है, शब्दों को इमिटेट करेगा। जैसे मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पड़ोसी जो है वो अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बच्चा उनको ध्यान से सुनता है और उन्हीं साउंड वर्ड और सेंटेंस को क्या करेगा, वो धीरे धीरे इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है।
भाषा अर्जन असहज और अस्वाभाविक नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जन जो होता है ना, वो कभी भी आपको असहज फील नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो आप ऐसे ही सीख जाते हैं। लेकिन भाषा अर्जन सांस्कृतिक विभिन्नता को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कल्चर डाइवर्सिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी भाषा को प्रभावित करती है। लेट सपोज आप एक ऐसे बैकग्राउंड में रहते हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा है जहाँ पे गालियां यूज होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप वो गालियां देना अपने आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे भाषा अर्जन जो है वो सांस्कृतिक विभिन्नता से प्रभावित होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित विकल्प का जो है हमें चयन करना है। यदि आज भारतीय मनीषा इतिहास और अतीत के दो मृत खंडों में विभाजित दिखाई देती है तो हमें इसका कारण सीधा पश्चिम के उस अहम केंद्रित इतिहास बोध में दिखाई देगा जिसके पिछले 200 वर्षों में भारतीय मनुष्य को उसके अतीत और परंपरा से उन्मूलित किया गया है। कितना बड़ा व्यंग्य है कि जिन यूरोपीय इतिहासकारों और पुरातत्व के पंडितों ने अपने अनुवाद, खोज और खुदाइयों से भारतवासी को विशिष्ट परंपरा से परिचित कराया, उसी सभ्यता ने आज सामाजिक संरचना के तंतु जाल को भी नष्ट किया, जिसमें मनुष्य अपनी परंपरा में सांस लेता था, अपने पावन अतीत को अपने वर्तमान में जीता था। किसी जाति के मिथक और विश्वास उनकी जीवन प्रणाली और उसके आत्मीय संसार से जुड़कर ही जीवंत हो पाते हैं। मनुष्य जीने की प्रक्रिया में आप अपने विश्वासों को उद्घाटित करता है, उन विश्वासों के द्वारा जीने की प्रणाली मर्यादित करता है। ऐसी संस्कृति में इतिहास का समय एक अक्षुण्ण धागे से परंपरा के कालातीत बोध से जुड़ा रहता है। मनुष्य एक साथ दो काल प्रदेशों में जीता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के ये समांतर भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से उलझे हैं। इस उलझाव में ही एक जाति की आत्मा अपना आकार ग्रहण करती है। पश्चिम के इतिहास बोध ने इस आत्मा के तंतु जाल को छिन्न भिन्न कर दिया और उसे दो फाकों में खंडित कर दिया। मनुष्य का मिथक संसार और उसके जीवन की प्रणाली दो मृत कटघरों में विभाजित हो गई। न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति जो है वो माना है। क्लियर? तो यहाँ पे अब आपसे पूछा है कि जो भारतीय मनीषा है उसके विभाजित होने का कारण क्या है। तो जो भारतीय मनीषा है उसके विभाजित होने का कारण है कि जो पश्चिमी सभ्यता थी उसका जो इतिहास है वो हमारे ऊपर क्या है, उसका वर्चस्व जो है वो हमारे ऊपर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या है, पश्चिमी सभ्यता जो है उसमें धीरे धीरे खोते जा रहे हो। जैसे जैसे वो हमारे ऊपर ओवरटेक कर रही है वैसे वैसे भारतीय जो संस्कृति है वो डिवाइड होती जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व, ये भी जो है वो रीजन है कि हम धीरे धीरे अपने ट्रेडिशन से अलग होते जा रहे हैं। जो मिथक है उसका महत्व क्या है, मानव जाति में बोध का हिस्सा बने रहने में, अपने भीतर उपस्थित अर्थ को विकसित करने में, मानव जाति के ज्ञान को विकसित करने में और संबोधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो मिथक है उसका महत्व क्या है कि जो हमारा आत्मीय संसार है, जो भी संबंधित जाति है उसका जो आत्मीय संसार है उसको जीवित रखने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा है। पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण, पराजय बोध के कारण, मिथक और विश्वासों की अवहेलना के कारण और निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा पश्चिमी इतिहास है उसके प्रभाव में हम धीरे धीरे अपनी जो परंपराएं हैं उससे कटते जा रहे हैं। पश्चिमी इतिहास बोध की मुख्य समस्या क्या है, उसमें भौतिकता के प्रति अतिरंजित आकर्षण है, वह पश्चिमी जीवन बोध तक सीमित है, वह वायवीय है, उसने मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वह पश्चिमी जीवन बोध तक ही सीमित है। पश्चिमी जो इतिहास है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ लाइफ जो है वो बस वहीं तक सीमित है, जबकि हमारा जो इतिहास है वो सब चीजों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय चिंतन जो है उसकी विशेषताएं नहीं है, मिथकों का जीवन का अभिन्न अंग होना, स्व केंद्रित इतिहास बोध, अपने पावन अतीत को वर्तमान में जीना, परंपरा के कालातीत बोध से जुड़ा होना। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो स्व केंद्रित इतिहास बोध है वो भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय जो इतिहास है वो कभी भी अपने आप को ईगोसेंट्रिक नहीं बनाता। मिथकों का अभिन्न अंग होना, जो भारतीय संस्कृति है उसमें मिथक और पौराणिक कथाएं हैं जो अलग अलग पहलुओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
अपने पावन अतीत को वर्तमान में जीना, हम अतीत की जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं और जो ज्ञान है उनको आज भी अपने जीवन में काम में लाते हैं। परंपरा के कालातीत बोध से जुड़े होना, हम केवल जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि हम उनका क्या करते हैं, फॉलो भी करते हैं। जो स्व केंद्रित इतिहास होता है वो कभी भी भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय इतिहास होता है ना, उसको हम व्यापक रूप में देखते हैं, ये कभी भी संकीर्ण नहीं होता। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो ब्रज भाषा में रचित है? बरवे रामायण, पार्वती मंगल, राम लला नछऊ, वैराग्य संदीपनी। तो जो ब्रज भाषा है उसमें रचित है आपकी वैराग्य संदीपनी। बरवे रामायण, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कौन सा छंद होता है? बरवे छंद, और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ब्रज भाषा में वैराग्य संदीपनी जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जो है उन्होंने दो भाषाओं का यूज किया था, एक तो थी अवधी और एक थी ब्रज भाषा। तो वैराग्य संदीपनी जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, जबकि बरवे रामायण, पार्वती मंगल और रामलला नछऊ ये किस में रचित है? ये मुख्य रूप से अवधी जो भाषा है उसमें रचित है। ये तीनों किसमें है? अवधी में। और वैराग्य संदीपनी किसमें है? ब्रज भाषा में। किसने लिखी है? तुलसीदास जी। दो भाषाएं यूज की थी, एक तो अवधी और एक ब्रज भाषा। क्लियर? किस समास में दोनों शब्द जो है उनकी प्रधानता समान होती है? तो जो समान प्रधानता है वो द्वंद्व समास में होती है, जैसे माता पिता। ठीक है, माता और पिता दोनों ही पद प्रधान है। दिन रात, दिन और रात, तो इसमें क्या है, दोनों पदों की प्रधानता समान होती है। जब भी आप इनका समास विग्रह करोगे तो या तो हम या लगाते हैं, या हम और लगाते हैं, या फिर हम एवं लगाते हैं। जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा ही पद जो है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास में एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, यानी कि यहाँ पे उपमान उपमेय जो है उसका संबंध बताया जाता है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। एक होता है अव्ययी भाव समास, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के ही दो भाग होते हैं, एक तो होता है द्विगु और एक होता है कर्मधारय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिंदी शिक्षण में जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं उनका मुख्य कारण इनमें से कौन सा हो सकता है? तो जो हिंदी शिक्षण है उसमें जो उच्चारण संबंधी अशुद्धि है उसका कारण होता है ये सभी। अगर आपको वर्ण के उच्चारण का ज्ञान नहीं है, जब आप सही तरीके से वर्ण ही नहीं बोल पा रहे हो, कई लोग र को अलग तरीके से बोलते हैं, कै को अलग तरीके से बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उच्चारण गलत करोगे। सटीक उच्चारण का अभ्यास ना होना, कई लोग सांप को स्यांप बोलते हैं, सेब पेड़ को पेड़ बोलते हैं। तो जब आपको ज्ञान ही नहीं है कि उच्चारण उसका कैसा है, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, तो अशुद्धियां बनी रहेंगी। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, कई बार जो क्षेत्रीय बोली होती है उसका भी हमारे बोलने के उच्चारण पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोग बिहार की तरफ या बंगाल की तरफ पेड़ को क्या करते हैं, पेड़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनका प्रोनाउंसिएशन ही कैसा होता है, सेम होता है, वो ड जो है उसको र का प्रोनाउंस करते हैं। निम्नांकित में से कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निबंध शिक्षण भाषिक तत्वों का ज्ञान देता है, भाषा और विचारों को ग्रहण करता है, जीवन मूल्य का बोध कराता है, लेकिन मार्मिक और लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान ये नहीं करता। क्लियर? जो भाषिक तत्व होते हैं, निबंध के माध्यम से बच्चे को क्या होता है, वर्ण का ज्ञान होता है, वर्ण के बाद शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों के बाद वाक्यों का ज्ञान होता है, और धीरे धीरे वो वाक्य संरचना को भी समझने लग जाता है। बच्चा निबंध के जरिए अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, और जब निबंध पढ़ता है तो भी भाव और विचारों को ग्रहण करता है। जीवन मूल्य का बोध होता है। मान लीजिए आपने बच्चे को कोई ऐसे दिया जिसमें आपने पूछा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो देश के लिए क्या करते, तो उसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप को जो लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसको उसमें लिखने की कोशिश करता है। मार्मिक और लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान, ये जो होता है ना, ये हमेशा काव्य शिक्षण से रिलेटेड होता है, जहां पे हम मार्मिक और लय वाली चीजें जो होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।